दोस्तों, रात का समय था और सन्नाटे में हवा भी ऐसे लग रही थी जैसे डर का माहौल पैदा कर रही थी। और समय करीब रात के 3 बजे। जगह उत्तर प्रदेश की बरेली। एक नामी फिल्म स्टार, उसके चारों घर के चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और बस स्ट्रीट लाइट जल रही थी। और उसी बीच में तीन धड़ाधड़ गोलियां बजती हैं और गोलियों की आवाज़ से पूरा शहर हिल उठता है। लोग सोच भी नहीं समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब किसने किया। और तभी दो बाइक पे जो दो नकाबपोश लड़के थे, वो वहाँ पे गोली चलाकर वहाँ से भाग गए। तभी उस एक्ट्रेस के पिता बाहर आते हैं और बालकनी से देखते हैं तो चारों तरफ धुआं छाया हुआ था। यूपी पुलिस की पूरी पुलिस इसी काम में लगी पता करने के लिए आखिर ये सब किसने किया है। तो इस सब में नाम निकल के आए, दो नाम, रविंदर उर्फ कल्लू और अरुण, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे। इस गैंग ने पूरे के पूरे देश में सेंसेशन पैदा कर दी कि आखिर उसके बाद पुलिस बुरी तरह इसके पीछे इनके लग गई कि कैसे भी करके इनका एनकाउंटर करना है, क्योंकि अब ये पुलिस की साख का क्वेश्चन बन चुका था। कहते हैं कि जब आदमी की मौत आती है तो वो खुद ब खुद उस जगह पर चल जाता है जहाँ उसकी मौत लिखी होती है। आज की वही कहानी इसी कहावत से जुड़ी हुई है। इस कहानी में दो क्रिमिनल्स हैं, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। ये कहानी उसी के बारे में हुई, कैसे वो लोग इस केस से बिल्कुल अनकनेक्टेड थे। उनका डेथ और उनका मर्डर और उनका एनकाउंटर कहीं भी तय ही नहीं था कि ऐसा होगा उनके साथ। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से वो मारे जाएंगे, और ना ही कहीं से उनका रोल दिखाई दे रहा था ये कि उनका मर्डर हो जाएगा। तो इस कहानी में तीन ट्रायंगल बनते हैं। एक कहानी की शुरुआत इसकी होती है, एक गुरुदेव हैं अनिरुद्धाचार्य जी। वो अपना कुछ बयान देते हैं। उस बयान के बेसिस पे एक बॉलीवुड की अभिनेत्री है, उसकी बहन, जो कि पहले इंडियन आर्मी में रह चुकी है, वो उस बयान के खिलाफ आवाज़ उठाती है और सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ पोस्ट करती है और कुछ विवादित टिप्पणी वो भी कर देती है। विवाद काफ़ी बढ़ता है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ह्यू एंड क्राई होता है। उसके बाद मैटर धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। लेकिन उसके बाद फिर से एक बड़े क्रिमिनल गोल्डी बरार की इसमें एंट्री होती है और उसमें वो वहाँ उसके घर पे दो क्रिमिनल्स भेज देता है और उसके वहाँ पे घर पे शूट आउट करते हैं। शूट आउट करने के बाद गोल्डी बरार अपनी प्रोफाइल पे लिखता है कि संतों का अपमान नहीं सहेगा अब, और ये कह के वो अपनी बात ख़त्म कर देता है। पूरे देश की मीडिया हर जगह यही दिखाया जा रहा है कि ये कैसे बॉलीवुड की इतनी बड़ी हीरोइन के घर पे गोलीबारी हुई और कैसे लोगों के मन में भय खत्म हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात, ये हैरान करने वाली बात थी कि ये सब इंसिडेंट ट्रोनिका सिटी में हुआ, जो कि यूपी में पड़ता है। यूपी आपको पता है कि योगी मॉडल के लिए फेमस है। वहाँ पे किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता। अगर आपने अपराध किया तो आपकी मौत तय है, या तो आपका इनकाउंटर होगा, नहीं तो आप जेल जाएंगे। वहाँ पक्की बात है ये। अब इन अपराधियों ने इसको हल्के में ले लिया। इनको लगा कि हमारे ऊपर गोल्डी बरार जैसा अपराधी हमारे सिर के ऊपर है, जो कनाडा में बैठ के अपने लिंक यूज करता है और उनको एश्योरेंस देता है कि हम तुम्हारी फैमिली को पूरा संभाल लेंगे, तुम्हारे बाद कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज़ को हल्के में ले गया कि वहाँ से वो करने के बाद हम फरार हो जाएंगे। अब मैं आपको डिटेल में कहानी सुनाऊंगा, कैसे ये कहानी शुरुआत हुई, कैसे ये इस कहानी में क्रिमिनल्स का इसमें एंट्री हुई, बॉलीवुड की एंट्री हुई, और कैसे इन दो क्रिमिनल्स का ऐसे एंड हुआ कि उन्होंने सोचा भी था इस तरह से एनकाउंटर हुआ। यूपी पुलिस ने ऐसा एनकाउंटर कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते थे। इससे पता चला है कि हम पुलिस कैसे कितनी त्वरित कार्य कर सकती है। अगर वो चाहे तो क्रिमिनल को इतनी जल्दी पकड़ सकती है या अरेस्ट कर सकती है या उसका एनकाउंटर भी कर सकती है। अब कहानी की शुरुआत होती है, यूपी में एक बाबा हैं अनिरुद्धाचार्य जी। वो काफ़ी फेमस हैं, अपने प्रवचन देते हैं। तो प्रवचन के दौरान ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो लड़कियां हैं जो ये लड़कियां 25 साल की ऊपर की जो वो लड़कियां हो जाती है तो वो लिव इन रिलेशनशिप रहती है, और जब इनकी शादी होती है 4-5 जगह मुंह मार के आ जाती है। इस बात से देश में पूरा हल्ला मच गया। मीडिया ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। हर जो लेडीज़ ने अलग एक ग्रुप बना लिया। आदमियों का कहना था कि एक अलग ग्रुप बन गया, एक मेंस वर्सेस वुमेन का एक सीन क्रिएट हो गया। उसके बाद दिशा पटानी की बहन थी, एक दिशा पटानी काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। उसकी बहन है खुशबू पटानी। वो पहले इंडियन आर्मी में सर्व कर चुकी है। अब वहाँ से रिटायर होने के बाद वहाँ से अब वो भी शायद बॉलीवुड में एंट्री करने की सोच रही थी। तो उसने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दिया कि उसने कहा कि अगर ये मेरे सामने आया तो मैं इसको बता दूं कि मुंह मारना क्या होता है।
इस तरह की उसने स्टेटमेंट दी। और साथ ही इसने ये भी कहा कि इस तरह के सेक्सिस्ट रिमार्क जो उन्होंने करे हैं वो बहुत गलत करे हैं, वुमेन्स को गलत टारगेट किया है। लेकिन मीडिया ने इसको कहीं ना कहीं से परमानंद जी एक महाराज है उनसे भी जोड़ दिया कि वो इस तरह की स्टेटमेंट बता रहे थे वुमेन्स के बारे में, उससे जोड़ा। और इससे बहुत ज़्यादा परमानंद के जी महाराज की आप जानते हैं कितनी ज़्यादा फॉलोइंग है, अनिरुद्धाचार्य जी की काफ़ी फॉलोइंग है, लेकिन उनकी और भी ज़्यादा इससे फॉलोइंग है। तो इस बात को मीडिया ने बहुत ज़्यादा तो मीडिया में उठाने लगे, तो खुशबू ने आके इस बात का खंडन किया कि मैंने ये सब नहीं कहा। लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था और ये मुद्दा उछलते उछलते अब मीडिया से पहुंच चुका 7 समंदर पार विदेशों में। विदेशों में एक गुंडा और एक आप कह सकते हैं कि एक खालिस्तान को समर्थन करने वाला एक और डॉन बैठा है, अपने आप को डॉन गैंगस्टर जो भी कह लीजिए, बैठा है, उसका नाम है गोल्डी बरार। वो यहाँ से एक पहले सरकार चलाने की कोशिश करता है, एक अलग से फियर क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो इस मुद्दे में वो इंटरफेयर करता है। अब कहानी की शुरुआत में क्या, जहाँ से मैं आपको बता रहा था कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक बाबा से शुरू हुई थी, अनिरुद्धाचार्य जी से, और अब बीच में आ गई इसमें दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी। अब कहानी में एंट्री होती है इस कहानी के विलन यानी कि गोल्डी बरार की। गोल्डी बरार के बारे में, लाइफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया और कैसे वो कनाडा भाग गया और कैसे वो वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी इस कहानी की तरफ चलते हैं। गोल्डी बरार क्या करता है कि यहाँ पे 2 चेहरे उसको मिलते हैं इंडिया में काम करने के लिए, जो उनको काम सौंपता है कि जाके आप उसके घर पे फायरिंग करो। तो प्लानिंग ये बनती है कि दिशा पटानी के घर पे फायरिंग करनी है आपको जाके, और एक डर बैठा देना है। तो इसके लिए 2 नाम वो चुनता है, रविंदर उर्फ कालू और अरुण। अब रविंदर और कालू के मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। रविंदर जो है और जो कालू, ये हरियाणा के दोनों निवासी, हरियाणा में पैदा हुए थे। ये शुरू से ही खून, गोलियों और सब तरह इनकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें आई कि ये क्राइम की तरफ चले गए। अब बात करते हैं कि रविंदर कैसे अपग्रूम हुआ और उसके बाद अरुण कैसे अपग्रूम हुआ, कैसे क्रिमिनल बने और कैसे ये इस हद तक पहुंच गए कि एक इतनी फेमस एक्ट्रेस के घर पे इन्होंने गोलीबारी कर दी, वो भी योगी राज में, और कैसे इनका इनकाउंटर हुआ। तो बात शुरू होती है रविंदर से। रविंदर को लोग प्यार से कल्लू भी कहते हैं, जो उसके साथ के कहने वाले हैं। ये हरियाणा के रोहतक एक छोटे से गांव है, वहाँ का रहने वाला है। वहीं की मिट्टी में पला बड़ा और बड़ा गुस्सेल स्वभाव का था बचपन से ही, दबंगई इसके खून में थी। छोटी सी उम्र में इसने शराब पीना, जुआ खेलना और छोटे मोटे झगड़े भी करने शुरू कर दिए थे। अब दूसरी तरफ अरुण था। अरुण का जन्म जो था वो बेसिकली ये सोनीपत का रहने वाला है और पढ़ाई लिखाई में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता बचपन से। तो ये हमेशा लड़ाई झगड़े में आगे रहता था। मोहल्ले में लोग ऐसा कहते थे कि ये लड़का एक दिन जरूर पुलिस के हाथे चढ़ेगा और ये पुलिस के एनकाउंटर में मारा जाएगा। लेकिन शायद किसी ने सोचा हो कि वाकई में एक दिन इसका एनकाउंटर पुलिस ही करेगी और योगी जी की पुलिस इसका एनकाउंटर करेगी। दोनों की राहें अलग थी, लेकिन आप जैसे समझते हैं कि जब दो प्रवृत्ति के आदमी होते हैं उनका मिलना कहीं ना कहीं तय हो जाता है। अब ये दोनों क्रिमिनल्स थे, तो क्रिमिनल्स प्रवृत्ति के लोग थे, इनका मिलना भी अपराध की दुनिया से ही हुआ। जब कल्लू जब बड़ा धीरे किशोर अवस्था में था तो उसने अपना पहला क्राइम कर दिया था। उसने एक छोटे से झगड़े में चाकूबाजी कर दी और उसके ऊपर मामला दर्ज हो गया। उसके बाद एक कुख्यात क्रिमिनल्स की लिस्ट में आने लगे अपने वहाँ पे। अरुण ने अपनी शुरुआत छोटी मोटी चोरी और लूटपाट से करी थी। धीरे धीरे उसकी नज़र गैंग्स के ऊपर टिकी कि ये गैंग्स बड़े ऑपरेट करते हैं, मुझे इनका मेंबर बनना है। क्योंकि आपको लगता है क्योंकि लोग जैसे रील्स पे दिखाते हैं कि बड़े क्रिमिनल्स हैं और ये किसी को भी ये हत्या कर सकते हैं, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इन लोगों के मन में भी यही इच्छा जागी कि हम भी बड़े क्रिमिनल बनेंगे। तो इसने भी वही किया। तेज़ी से इसने नाम और पैसा कमाने चक्कर में ये गैंगस्टर बन गया और अपने अपने इन दोनों ने गैंग बना ली, छोटे छोटे गैंग बना लिए। अब ये दोनों छोटे छोटे गैंग चला रहे थे हरियाणा में और अपराध की दुनिया में इनका ठीक ठाक नाम हो गया था। लेकिन अभी इनका जो बैकग्राउंड था उतना बड़ा नहीं हुआ था कि किसी भी बड़े बिजनेसमैन को टारगेट कर सकें या किसी की भी हत्या कर सकें। तो इनकी मुलाकात हुई। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा 2 लोग थे जो मैं आपको भी बता रहा था। ये अच्छे क्रिमिनल्स थे जो अपने समय के, मतलब उनका नाम अच्छी लिस्ट में आ रहा था कि ये टॉप मोस्ट गैंगस्टर हैं, इनकी ये संपर्क में आते हैं। तो
ये दोनों जो गैंगस्टर थे, ना सिर्फ इनका खौफ हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली और विदेशों तक फैल चुका था, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करते हैं। तो रविंदर और अरुण से इनकी मुलाकात होती है कहीं ना कहीं, और ये अपने इनको गैंग में शामिल कर देते हैं जब इनको लगता है कि ये इनके काम आ सकते हैं। कल्लू जहां गोलियों का दीवाना था, 2024 में फरीदाबाद में उसने पुलिस पे ही हमला करके अपने साथियों को छुड़ाने का काम कर लिया था। एक साथी था इसका, रवि जग्गासी, इसने पुलिस की कस्टडी से उसको छुड़ाने की कोशिश करी, हालांकि नाकाम रहा। अरुण ने भी उसका यही साथ दिया इसी काम करने में, और धीरे धीरे गैंग की हिटमैन बन गए। अब बराड़ गैंग के गैंग बहुत बड़े हिटमैन बन चुके थे यहाँ पे ये। अब मैं इनके हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में बात करूँगा, कैसे इनके केसेस आगे बढ़े, इन्होंने क्राइम की दुनिया में कदम रखा, और कैसे इन्होंने किस तरह क्राइम करे जिनसे इनका नाम हुआ। तो फतेहाबाद की कोर्ट के बारे में इन दोनों ने फायरिंग कर दी थी। भिवानी में एक गैंगवार हुआ था, और इस गैंगवार के साथ साथ बहुत छोटे बड़े जो भी शूट आउट्स हो रहे थे, इन दोनों का नाम आने लग गया था। कल्लू पर 5 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज थी, तो हरियाणा पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर दिया था और उसके ऊपर इनाम भी रख दिया था। अरुण के ऊपर भी कई मामले अभी चल रहे थे, लेकिन वो अपने आप को सुधार लीजिए, अपराध की तरफ बढ़ते जाता है। अपराध की दुनिया की खासियत होती है कि जब भी आप उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो आपको और ज़्यादा खींचता है। आप कितना अपराध के दलदल में निकलने की कोशिश करेंगे, वो और आपको और कितनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इस तरफ यहाँ बहुत ग्लैमर है। अब रविंदर और अरुण अपने अपने इलाकों में अपना खौफ फैला रहे थे। लोगों को इनको लगता था कि लोग हमारे नाम से कांपते हैं और हम कुछ भी क्राइम करेंगे बच निकलेंगे, और होता भी यही था। जब भी ये किसी का मर्डर कर रहे थे और जब भी कोई अपराध कर रहे थे, कोई इनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए कोर्ट से निकल जाते थे बाइज्जत बरी होके। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता, ये उसके घर पे गोलियां बरसा देते और उसकी हत्या कर देते थे। अब ये लोग कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े, यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े, कैसे ये रडार पे आए और कैसे इनका मर्डर हुआ, एनकाउंटर हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। ये बात है 12 सितंबर 2025 की रात की। बरेली सिविल लाइन्स एक इलाका है बरेली में, जहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस है दिशा पटानी, उसका परिवार रहता है वहाँ पे। अब रात का समय था, ये दोनों एक बाइक पे आते हैं, और बाइक पे आने के बाद एक लड़का उसमें नीली टी शर्ट पहन रहा होता है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और दूसरा उसके पीछे एक शूटर होता है। अचानक गोली चलनी शुरू होती है, करीब 9 से 10 राउंड फायर होते हैं उसके घर के ऊपर। और दिशा पटानी के पिता जगदीश पटानी, जो कि रिटायर्ड एक खुद पुलिस ऑफिसर हैं, वो घर पे मौजूद थे। और बताया जाता है कि उनकी बहन खुशबू भी वहाँ पे उस टाइम अपना वीडियो बना रही थी सेल्फ डिफेंस का। इसी दौरान एक हमलावर जोर से चिल्लाता है कि मारो सालों को, और गोलियां उसने घर की दीवार पर मारनी शुरू कर दी। जगदीश पटानी किसी तरह छुप के एक खंबे के पीछे छुप के अपनी जान बचाते हैं, और ये सब चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो रही थी। लेकिन सवाल ये था कि हमला क्यों हुआ। हमले को देखने पर यह साफ पता चल रहा था कि इन लोगों का मकसद कहीं भी किसी को मारने का नहीं था। इन लोगों का मकसद अपना डर क्रिएट करना था। अगर वो चाहते तो आराम से घर में घुस के फैमिली मेम्बर्स को आराम से मार सकते थे, लेकिन इन्होंने वो रास्ता नहीं चूज़ किया। शायद इनको इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिली थी, आपको फियर क्रिएट करना है और वहाँ पर टेरर क्रिएट करने के बाद आ जाना है, ताकि एक अलग मैसेज सोसाइटी में दिया जा सके। और यही इनका मकसद था कि वहाँ पे टेरर क्रिएट कर दें। ये सब करने के बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जांच में सामने आया कि ये हमला गोल्डी बराड़ और जो उसके रोहित गोदारा का गैंग था, उन्होंने करवाया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दी कि संतों का अपमान अब नहीं सहेंगे। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि ये सब का असली मकसद कुछ और था। संतों का तो बहाना बनाया जा रहा था। ये लोग हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करके देश में खौफ फैलाना चाह रहे थे, ताकि इनसे आराम से रंगदारी कर सकें। देखिए, अब जो भी अच्छे घरों के लोग होते हैं वो बड़े डरते हैं इस चीज़ से कि कहीं उनकी फैमिली टारगेट ना हो जाए। तो इन्होंने यही स्कीम बनाई कि इनको एक बार टारगेट कर दिया बड़े बॉलीवुड के, उनको तो बॉलीवुड से बड़ा नाम होता है लोगों का, ये खासियत होती है। ऐसे लोग बॉलीवुड से जुड़ना चाहते हैं, तो इनको एकदम से फेम मिला। तो गोल्डी को ये था कि मैं दिशा पटानी के थ्रू बॉलीवुड के अलग स्टार्स को एक अलग एंट्री कर जाऊँगा, और उसके बाद मैं इनसे रंगदारी का और जो भी अपना काम इनसे करवाना करवा लूँगा, इनको डरा धमका के। लेकिन अब की बार उनका पंगा यूपी पुलिस से हो चुका था। उनने जगह गलत चूज़ कर ली थी, कोई और जगह होती शायद वो बच भी जाते। इसके बाद इन लोगों के एनकाउंटर की तैयारी शुरू हो गई। पुलिस ने बड़ा ही जाल फैलाया। पुलिस को पता चल चुका था कि ये लोग आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं भागे हैं ये। पुलिस को ये पता था कि
ये लोग अभी ये सब घटना करने के बाद अभी भी कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं और आसपास ही हैं, इनको पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले तो पुलिस ने आसपास के जितने भी एटीएम्स थे उनको खंगाला, उनकी वीडियो फुटेज निकलवाई और वहाँ पे चेक किया कि ये लोग कहाँ गए हैं। इनको ये था कि कहीं ना कहीं इन्होंने पैसे निकलवाने की कोशिश करे होंगे, लेकिन ये नाकामयाब रहे। उसके बाद एक पेट्रोल पंप की फुटेज में ये लोग आ गए, वहाँ से ये तेल निकलवा रहे थे। करीब 26 किलोमीटर के एरिया में, आप सोच सकते हैं 26 किलोमीटर के एरिया में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे सबको चेक किया। उसके बाद ये नैनीताल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे दोनों क्रिमिनल्स। अब यूपी एसटीएफ हो गई, उधर से दिल्ली पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा की जो पुलिस थी, इन सब ने एक सोचा कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करते हैं इनको पकड़ने का और इनको मारने का। इन्होंने चारों तरफ नाके लगा दिए, चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज करी और इन सब की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करी। फिर 17 दिसंबर 2025 की बात है, शाम की गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में वो बाइक फिर से दिखाई थी जिससे घटना हुई थी। यही वो बाइक थी जिससे दिशा पटानी के घर पे गोलीबारी की गई थी। पुलिस ने बाइक को वहीं पे रोक लिया और जो पुलिस की थ्योरी, उन्होंने कहा कि सरेंडर कर दो और हथियार डाल दो। लेकिन जवाब में दोनों जो बाइक पे मौजूद थे, एक गाड़ी चला रहा था और पीछे बैठा था कल्लू और अरुण, जिनकी बात चली जिन्होंने फायरिंग करी थी, इन्होंने पुलिस पे ही फायरिंग करनी शुरू कर दी और एक गोली पुलिसकर्मी के हाथ में लग गई थी। दूसरी गोली पुलिस के शीशे में जाके लगी गाड़ी के। और पुलिस जैसे कि नॉर्मली बताया जाता है कि जैसे सब जगह यही बात ही चलती है कि बताते हैं कि पुलिस वाले क्या करते हैं कि फिर उसके बाद कहते हैं कि पुलिस वाले ने जवाबी कार्रवाई करी, उसके बाद चारों तरफ गोलियां चल पड़ी और जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को मार दिया गया। रविंदर की छाती में गोलियां लगी थी और अरुण के सिर और सीने में गोलियां लगी थी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी तब तक। अब पुलिस का तो वर्जन ये है कि दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए इनका इनकाउंटर हो गया। इन्होंने बात नहीं मानी और हथियार नहीं रखे। लेकिन दूसरा वर्जन ये साफ साफ कहता है कि यूपी पुलिस के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन सब लगते आ रहे हैं कि वो फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग और काफ़ी मीडिया में भी बात उठी कि शायद ये उसी का रिजल्ट है कि इन लोगों ने एक तरह से यूपी की क्राइम व्यवस्था को इन्होंने चैलेंज कर दिया था। तो योगी सरकार ने इसको चैलेंज के तौर पर लिया और ऑर्डर निकाल लिया। तो इनके खिलाफ अब सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई करने का समय आ गया है। तो उसी के वजह से इनका एनकाउंटर किया गया और बाद में दिखाया गया कि इन्होंने पुलिस पे गोली चलाई, ये सब ठीक किया। अब ये क्या थ्योरी है, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बाद में निकल के आएगा। पुलिस को बाइक के पास से 2 पिस्टल मिली, उनके पास सैकड़ों कारतूस इन दोनों के पास। ये सबूत साफ बता रहे थे कि इन दोनों ने ही दिशा पटानी के घर पर हमला किया था और पूरी तैयारी के साथ ही आए थे। इस सब घटना में 4 पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे। इस सब होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने, जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जीरो टॉलरेंस पुलिस यूपी में। और अब गैंगस्टर को समझ जाना चाहिए कि अगर इस तरह की हरकत करेंगे आप और इस तरह का हमला आप करेंगे तो आपके खिलाफ इसी तरह से सख्ताई से निपटा जाएगा। तो इस तरह से ही दिशा पटानी के ऊपर हमला, घर पे ऊपर हमला करने वाले ये दोनों लोग, अरुण और उसका साथी, किस तरह से मारे जाते हैं, ये इसकी स्टोरी थी। अब हम बात करें रविंदर और अरुण के कुछ अच्छे और अच्छाई और बुराइयों की बात करें, इनमें क्या अच्छाई चीज़ थी। एक तो ये थी कि ये फैमिली से ठीक थे, लेकिन इन्होंने अपराध की दुनिया चुन ली थी। ये लोग गोलियों और खून के रास्ते पे चल पड़े थे, जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल है। वहाँ से 2 ही रास्ते निकलती हैं, या तो पुलिस की गोली या फिर जेल। और इसी वजह से इनका एनकाउंटर भी हुआ। मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब आदमी की मौत आती है तो खुद ही मौत के पास चले जाता है। तो इससे हमें सीख क्या मिल रही है इस स्टोरी से कि आप कितना भी भाग लीजिए मौत से, अगर आपकी मौत लिखी है तो आप वहाँ पे खुद चले जाएंगे। इन लोगों को कहीं भी इस एपिसोड में कुछ लेना नहीं था। कहानी अनिरुद्धाचार्य जी से शुरू हुई थी। उन्होंने एक बयान दिया, बयान के बाद एक ऐसी लड़की, बॉलीवुड की हीरोइन की बहन, जिसकी कहीं भी एंट्री की किसी ने गुंजाइश नहीं सोची थी, वो इसमें एंट्री करती है और अपना बयान देती है और दोनों का क्रॉस उनके बीच में बातें चलती हैं और उसके बाद मीडिया में उठती हैं, चीज़ें शांत हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद एक और क्रिमिनल गोल्डी बरार अपना रुतबा और हवा बनाने के चक्कर में इन 2 क्रिमिनल्स को इसमें झोंक देता है। और ये दोनों क्रिमिनल्स भी इसी वजह से मारे जाते हैं कि उन्होंने एक उनको लगा था कि हम एक ऐसा हाई प्रोफाइल अगर मर्डर करेंगे या हाई प्रोफाइल हम ऐसी जगह पे अटैक करेंगे तो हमारा बहुत नाम बन जाएगा। ये दोनों लड़के भी भटके हुए युवा थे, इनको लग रहा था कि क्राइम से बहुत नाम होता है
और इसी चरम चरम में ये फंस गए, गोल्डी बराड़ की बातों में आ गए और इसे घर पे जाके इन्होंने गोली चला दी। इनको ये नहीं पता था कि योगी मॉडल है वहाँ पे और ये इस तरह से मारे जाएंगे। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है दोस्तों? दोस्तों हमें सीख मिलती है कि अपराध की जो दुनिया होती है बड़ी चमकदार होती है। इसमें गाड़ी, पैसा, हथियार, जैसा कि इन दोनों को मिला था गोल्डी बराड़ से, सब कुछ मिलता है, लेकिन आपका अंजाम जो होता है वो मौत ही होती है। कल्लू और अरुण की ज़िंदगी हमें दिखाती गलत रास्ता जो होता है वो कभी भी सही मंजिल पर हमें लेके जाता। युवा अगर अपनी इस तरह की ऊर्जा है, अगर ये दोनों बड़े ही दिमागदार थे और बड़े ही इनके अंदर मतलब मेहनत करने की चीज़ थी, लेकिन इन्होंने अपनी ऊर्जा पढ़ाई लिखाई और खेल की जगह गलत तरफ लगा दी और ये एक खेल में आगे जाने की जगह, देश का नाम रोशन करने की जगह, ये एक गैंगस्टर बन गए, पुलिस की गोली का शिकार हो गए। तो ये दोस्तों आज की कहानी दो गैंगस्टर के बारे में जो कभी खौफ का दूसरा नाम बनना चाहते थे, लेकिन मौत ने उनका सारा खेल खत्म कर दिया। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अपराध का अंत सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में जाता है। किसी भी यूथ को इस तरह के लोगों को फॉलो करके कहीं भी इस तरह के यूथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। और इनको अपना गुरु मत मानिए कि ये अगर इस तरह से काम कर रहे हैं और बड़े लोग बन गए या इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तो आप इनकी तरह बन जाएंगे। अपराध की दुनिया बहुत छोटी होती है, एक बार आप वहाँ जाने के बाद चमक दमक लगती है, लेकिन आप उसमें एक बार फंस गए तो आपकी फैमिली और आपका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद है। और इससे एक कहानी और हमें मिलती है, एक सबक और मिलता है कि हमेशा अपनी लैंग्वेज पे कमांड रखनी चाहिए। जहाँ खुशबू ने कुछ तरह की कंट्रोवर्सी तो हुई थी वहाँ पे बाबा जी के द्वारा, लेकिन उसने इस तरह के बयान दे दिए, उसने इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। उसने ना सिर्फ अपने लिए, अपनी सिस्टर जो बॉलीवुड में काम करती है उसके लिए, अपनी फैमिली के लिए भी इसने एक उनके जीवन को खतरा क्रिएट कर दिया अपने सिर्फ बयानों की वजह से। ये अच्छी खासी इंडियन आर्मी से जो काम करी हुई लड़की इस तरह से इमेच्योर इसने बिहेवियर किया या फिर लाइमलाइट आने के लिए गया, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मैं इस तरह से बयानबाजी करूंगी तो मेरे फैमिली के ऊपर भी हमला हो सकता है या उनको मार। अभी ये तो ये गोलियाँ चली थी, अगर बाई चांस फादर को गोली लग जाती है, किसी को लग जाती, तो इन बयानों की क्या वैल्यू है। इसलिए हमेशा हमें ये भी सीख मिलती है कि हमेशा सोच समझ के किसी भी चीज़ का हमें जवाब देना चाहिए। सिर्फ ये सोच के कि नहीं बड़बोलेपन में आपने कुछ भी जवाब दे दिया, उसका एंड भी बहुत ख़राब हो सकता है। तो ये दोनों कोलैबोरेटिव स्टोरी मैंने आपको बताई, कैसे रविंदर और अरुण इस स्टोरी में आए और कैसे दिशा पटानी की बहन खुशबू की इसमें एंट्री हुई और दोनों के बयान मिलजुल के लास्ट में इन दो क्रिमिनल्स का एंड करवाते हैं। तो आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या टर्न आते हैं और क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन और क्या निकल के आते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने राय भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस जो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। और ये जो युवा थे दोनों, ये अपनी एनर्जी को इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या गलत किया, इनसे क्या गलती हुई। तो लास्ट में जाते जाते फिर से वही बात दोस्तों, हम इस तरह के क्राइम की जो वीडियो बनाते हैं और जो भी हम आपको क्रिमिनल्स के बारे में बताते हैं, उसका बताने का कहीं भी पर्पज क्राइम को इंस्टिगेट करना या आपको युवाओं को क्राइम की तरफ बढ़ाना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होता है कि समाज में जागरूकता पैदा करें, साथ ही साथ क्रिमिनल्स को बताएं कि क्राइम की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है, बेस कहाँ से शुरू होता है और उसका एंड सिर्फ पुलिस की गोली या फिर जेल में होता है। तो दोस्तों तब तक हम फिर से एक नई वीडियो में आएंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि आपको और किस तरह की वीडियो देखना पसंद है और किस पर्सनैलिटी के ऊपर हम वीडियो बनाएं, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पॉसिबल हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। भारत गौरव के साथ बने रहिए। धन्यवाद।